नमस्कार दोस्तों, ए कुमार क्लासेस में मैं अनुज कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं हिंदी की संपूर्ण हिंदी की क्लासेस, जिसकी पहली वीडियो आज मैं आपके लिए दे रहा हूं। हिंदी के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से लेके आखिर तक पूरी हिंदी में आपको क्रम से पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ समझाऊँगा। यूपी की सारी परीक्षाओं में हिंदी का प्रयोग हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं। जितनी परीक्षाओं में हिंदी का सब्जेक्ट आता है, हिंदी विषय आता है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली हैं। जितनी वीडियो बनाऊंगा आप सारी वीडियो देखना शुरू से एंड तक, तो आपको समझ आएगा कि कितनी महत्वपूर्ण थी। और जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो आपको समझ आएगा। तो आइए समय ख़राब ना करके चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय हिंदी का है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। इसमें पहला टॉपिक है भाषा। हिंदी की शुरुआत ही भाषा से ही होती है, क्योंकि हिंदी भी एक तरह की भाषा है, तो इसलिए हिंदी की शुरुआत भी भाषा से ही होती है। तो इसमें हम देख सकते हैं, पहली लाइन है ये, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है। विश्व में लगभग 3000 तरह की भाषाएं बोली जाती है, उनमें से एक हिंदी भी है। इस चीज़ को ध्यान कर लेना, लगभग 3000 भाषाएं। 3000 ये याद रखना है आपको, 3000। अब इसके बाद देखते हैं, संस्कृत के भाष धातु से बना शब्द भाषा शब्द है। जो भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है को व्यक्त करना। व्यक्त करने को ही भाष कहते हैं। भाष का अर्थ है व्यक्त करना, को व्यक्त करना। इसीलिए अब इसके बाद हम देखते हैं, यह मानव के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है। भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है। भावों, विचारों और भावनाओं को, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर उसके मन में कोई बात आ रही है, कोई इच्छा आ रही है, तो वो कैसे व्यक्त करेगा? बिना भाषा के वो बता ही नहीं सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति होता है, उसके पास अपनी भाषा नहीं होती है, तो वो नहीं बता सकता है। इसलिए भाषा हमारे भावों, विचारों, इच्छाओं को व्यक्त करने का एक साधन होती है। उसी के द्वारा हम अपनी चीज़ों को व्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने। अब इसके बाद है, भाषा के प्रमुखता दो भेद हैं। दो भेद हैं भाषा के, दो भेद हैं प्रमुखता। पहला है कथित, दूसरा है लिखित। पहला है कथित, दूसरा है लिखित। कथित का मतलब होता है जो हम बोलते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा ये कथित हो गया, मैं बोल के आपको समझा रहा हूँ, ये कथित हो गया। अब इसी को अगर लिख लिया जाए कहीं पे तो ये लिखित हो जाएगा। दो भेद हो जाते हैं इसके। किंतु कुछ विद्वान सांकेतिक भाषा को भी भाषा का भेद मानते हैं। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, सांकेतिक भाषा में बात करना चाहता है बिना बोले, तो उसको भी भाषा का एक भेद माना गया है, सांकेतिक भाषा, क्योंकि वो अभिव्यक्ति करने का एक साधन होता है। संकेतों द्वारा अपनी बात को बताने का एक साधन होता है, तो इसलिए उसको भी सांकेतिक भाषा का एक भेद माना गया है। अब इसमें देखते हैं, इसके नीचे, मूल ध्वनियाँ, शब्द एवं वाक्य भाषा के अंग हैं। भाषा के अंग कैसे हैं? मूल ध्वनियाँ, शब्द और वाक्य। जैसे मूल ध्वनि क्या होती है? वर्णमाला में हमारा अ, ई, उ, क, ख, ग, ये सब मूल ध्वनियों में आता है। ये सब मूल ध्वनियाँ हैं। इन्हें ही मिलाकर, इन मूल ध्वनियों को मिलाकर ये शब्द बनता है। शब्द का निर्माण होता है। मूल ध्वनियाँ जोड़ लेते हैं, इसीलिए उनसे मिलाकर शब्द बनते हैं। और शब्दों को मिलाकर ही वाक्य बनाए जाते हैं। इन्हीं से मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं, और फिर वाक्यों से ही भाषा बनती है। वाक्य, बहुत सारे वाक्य मिलते रहते हैं तो एक भाषा बन जाती है। तो भाषा के अंग हो गए मूल ध्वनियाँ, सबसे छोटी मूल ध्वनियाँ, उससे बड़ा शब्द, वाक्य। अब आगे देखते हैं, इन सब के अध्ययन के लिए व्याकरण का प्रयोग करते हैं हम। इनके अध्ययन को व्याकरण कहते हैं। इन सब के अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। किसी भी देश की भाषा के 3 रूप होते हैं। जैसे कोई भी देश है, उसमें जो भाषाएं होती हैं वो 3 रूपों में होती हैं। 3 रूपों में
विद्यमान होती हैं उस देश में। पहली बोलियाँ, बोलियों का मतलब होता है छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, एक विशेष समुदाय के द्वारा, विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बोली जाती है। दूसरा परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा वह भाषा होती है जो व्याकरण के नियमों के अनुसार ही बने और लिखी जाए, व्याकरण के नियम ही उसमें फॉलो करेंगे परिनिष्ठित भाषा में। इसी तरह राष्ट्रभाषा या राजभाषा। राजभाषा देश की सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा इसको, भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं और देशों में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं, तो उस देश की सरकार या संविधान के द्वारा किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं, इसी के बारे में नीचे दे रखा है, साधारण जनता द्वारा या समूहों या घरों में स्थानीय बोलियों का प्रयोग होता है। साधारण जनता, स्थानीय जगहों, छोटी छोटी जगहों पे, छोटे क्षेत्र में प्रयोग होता है बोलियों का। इसी प्रकार व्याकरण के नियमों से नियंत्रित भाषा, परिनिष्ठित भाषा होती है। वह भाषा जो व्याकरण के नियमों से नियंत्रित होती है परिनिष्ठित भाषा कहलाती है, ये वाली परिनिष्ठित भाषा होती है। अब इसके बाद देखते हैं, किसी भी देश में बोले जाने वाली अनेक भाषाओं में से संविधान या सरकार के द्वारा राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। जैसे कोई भी देश है, उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें उसकी सरकार या संविधान के द्वारा उसमें से एक भाषा को राजभाषा या राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं इसके नीचे, भारत में लगभग 6000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। लगभग 6000 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं भारत में। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? लगभग 3000 भाषाओं में से हिंदी है, 6000 बोलियां भारत में हैं। आप देख लीजिए बोलियां कितनी ज़्यादा हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं, 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं भारत में। पहला है बहुरूपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार व चीनी तिब्बती भाषा परिवार। बहुरूपीय का मतलब है भारत और यूरोप, इंडो यूरोपियन भी कहते हैं इसको, भारत और यूरोप, इंडो यूरोपियन भी कहते हैं इसको, ध्यान रख लेना। भारत में लोग यूरोप से आए थे व्यापार करने, भारत में ही बस गए, तो उनसे जो प्रभावित होकर हिंदी भाषा बनी है वो सबसे ज़्यादा ही बोली जाती है, बहुरूपीय भाषा कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर है द्रविड़, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रिक, चौथे नंबर पर है चीनी तिब्बती। अब नोट में ये दिया गया है, देखो, हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? बहुरूपीय भाषा परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की भाषा हिंदी, जो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अब इसके आगे देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है भारत की, संस्कृत, जिसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। इस चीज़ को नोट कर लेना आप, आर्य भाषा को। आर्य भाषा किसको कहा जाता है? संस्कृत को। ये चीज़ आगे भी काम आएगी। आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है संस्कृत को। और ये कितने साल पुरानी है? 3500 वर्ष पुरानी, 3500 वर्ष पुरानी भाषा है संस्कृत। इसी 3500 जो वर्ष का काल है, इसी को ही संस्कृत के आर्य भाषा के कालों में बांट दिया गया है, जिसको हम अभी देखते हैं। 3 भारतीय आर्य भाषा समय में काल में बांटा गया है। 3 भारतीय आर्य भाषा काल में बांटा गया है, इसको 3500 वर्ष को इसमें बांटा गया है। 3 भारतीय आर्य भाषा काल में बांटा गया है। पहला आर्य भाषा काल कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। पहली कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ये वाली प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नंबर 2 पे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। तीसरी है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब ये देख लेते हैं इनका काल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कालखंड कितना है, कितना समय कितना है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा, वो आपका सही ऑप्शन होगा उसमें। तो आप देख लेते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कितना है,
काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है। नंबर 2 पे है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय कितना है? 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है ये। इसी तरह इसको भी देख लेते हैं हम। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका काल कितना? 1000 ईस्वी से अब तक, 1000 ईस्वी से अब तक। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे। 3 भाषा हो गई, इनको अभी ही ध्यान कर लो, अभी से ही दिमाग में बैठा लो इनको। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 3 है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, क्रम चल रहा है, क्रम से ही याद हो जाएंगे ये। इनका कालखंड 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी से अब तक। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में देखते हैं 2 प्रकार की संस्कृत आती हैं इसमें। 2 प्रकार की संस्कृत को लिया गया है, वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन सी है? वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये 3 भाषाएं बोली इसमें हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। इसको याद कर लेना, बिल्कुल सरल है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है, आपको बस एक बार पढ़ना है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हिंदी व अन्य भाषाएं, इनको ध्यान कर लेना, हिंदी और अन्य भाषाएं। ये बिल्कुल क्लियर दिमाग में बैठा लेना, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। अब आइए देखते हैं इनके थोड़ा और गहराई में जाते हैं। जैसे वैदिक संस्कृत है, प्राचीन आर्य भाषा में पहली कौन सी है? वैदिक संस्कृत। चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषद, चारों वेद जो लिखे गए हैं वैदिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ब्राह्मण रचनाएं जो थी वो भी वैदिक संस्कृत में लिखी गई हैं, उपनिषद भी वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। इसी प्रकार लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत दोनों लौकिक संस्कृत में ही लिखी गई हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में यही है। ये जो है पाली जो है, पाली को भारत की प्रथम देश भाषा कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली। ये ऑप्शंस भी आ सकता है, पाली है, संस्कृत है, हिंदी है, इस तरह से ऑप्शन आएंगे तो आपको पाली लगाना है उसमें। भारत की प्रथम देश भाषा पाली है। सबसे पुरानी प्राकृत भी पाली है। अब आप इसको समझिए, सबसे पुरानी प्राकृत कैसे है पाली? जैसे ये प्राकृत है, पाली के बाद आई है, प्राकृत जो है पाली के बाद आई है, तो पाली से पुरानी कौन सी होगी? प्राकृत से पुरानी कौन सी होगी? पाली। पाली जो है पुरानी प्राकृत है। ये जो प्राकृत है ये नई प्राकृत है, इससे पहले पाली है, जो पाली पुरानी प्राकृत है, इसीलिए इसको सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत, पुरानी प्राकृत, फिर उसके बाद प्राकृत आई है, पाली को पुरानी प्राकृत भी कहते हैं, सबसे पुरानी प्राकृत है। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी द्वारा पाली में ही उपदेश दिए गए थे, पाली भाषा में ही उपदेश दिए गए थे महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के द्वारा। इसी तरह प्राकृत भगवान महावीर के सारे उपदेश प्राकृत में ही हैं, सारे उपदेश प्राकृत भाषा में है, महावीर के सारे उपदेश। अब इसी के बाद प्राकृत में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, थोड़ा सा जब परिवर्तन होगा तो अपभ्रंश बन जाएगा। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ। किसी भी भाषा को तोड़ मरोड़ के, कुछ शब्द बदल के, कुछ वाक्य बदल के, कुछ मात्राएं बदल के, तोड़ मरोड़ के, बिगाड़ के उसका स्वरूप बिगाड़ दिया जाता है, तो उसे अपभ्रंश कहते हैं। तो प्राकृत के बाद अपभ्रंश का काल आया है। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में ही चल रहा है हम अभी, इसका ध्यान रखना। भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश में ही हुआ था। जितना किसी भी चीज़ को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा वो विस्तृत होगी, उसका उतना ही विस्तार होगा। इसीलिए भारतीय आर्य भाषा का विस्तार अपभ्रंश में अपने चरम पे था। अब इसमें नोट में दिया गया है, देखो, अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है।
ये जो अपभ्रंश है इससे ही आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। जितनी भी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं अपभ्रंश के बाद ही आई हैं। ये जो है आधुनिक आर्य भाषाएं अपभ्रंश के बाद ही आई हैं। इनका विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। अपभ्रंश को बदल बदल के बोलते गए लोग, बोलते गए, समय के साथ वो और बदलती गई, इसलिए वो अपभ्रंश चेंज होता गया और नई आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं बनी। ये कौन कौन सी हैं? हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि का विकास, इन सब का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। अब इसको देख लेते हैं हम। वस्तुतः अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं एवं आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। जो अपभ्रंश भाषा है ये वाली अपभ्रंश, ये प्राकृत की और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की, इन दोनों के बीच की कड़ी है। ये पहले अपभ्रंश पे आई, उसके बाद भारतीय आर्य भाषा पे आए, तो बीच में ये आ रही है। इसका मतलब ये बीच की कड़ी है। प्राकृत में थोड़ा सा चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ तो अपभ्रंश बना, अपभ्रंश में परिवर्तन हुआ तो भारतीय आर्य भाषा बनी। इसीलिए इनको बीच की अपभ्रंश को प्राकृत और भारतीय आर्य भाषा के बीच की कड़ी कहते हैं। अब इसमें देख लेते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कितना है? 1000 ईस्वी से अब तक चला आ रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। हिंदी एवं अन्य भाषाएं, अन्य भाषाओं को हम बाद में पढ़ेंगे, अन्य भाषाएं जो उनको हम बाद में पढ़ेंगे, और हिंदी को अभी देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हिंदी 3 भागों में बांटा गया है हिंदी के काल को। हिंदी 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का काल जो है प्राचीन हिंदी, 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का काल प्राचीन हिंदी का काल है। अब इसके बाद देखते हैं मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। 3 भागों में बांटा गया है हिंदी को। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में आती है हिंदी, इसका ध्यान रखना। उसके बाद हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी का काल 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। मध्यकालीन हिंदी का काल है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। 1400 से 1850 ईस्वी तक मध्यकालीन हिंदी थी। मध्यकालीन हिंदी के बाद आई है 1850 के बाद आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी जो 1850 से अब तक बोली जाती है, इसको आप ध्यान कर लेना। अब आपने एक चीज़ देखी होगी इसमें, हिंदी का काल कितना है? हिंदी का काल है आपका 1000 ईस्वी से अब तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का। लेकिन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जो प्राचीन भारतीय हिंदी जो है 1100 से शुरू हो रही है। होना चाहिए था इसका 1000 से शुरू। लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, ये इसलिए है क्योंकि जो 100 साल का जो अंतर है इन दोनों के बीच में, 100 साल का अंतर है, ये जो अंतर है अवहट्ट का है। अवहट्ट, जैसे अपभ्रंश थी, प्राकृत का थोड़ा सा चेंज हुआ, प्राकृत को तोड़ मरोड़ के बिगाड़ के अपभ्रंश बनी। इसी अपभ्रंश बनी, अपभ्रंश के बाद जो 100 साल का काल है वो अवहट्ट का काल है, अवहट्ट। अभी हम आगे पढ़ाएंगे उसको, तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिए थोड़ा सा।